ये आवाज़ किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर दुर्भाग्यवश 6 फरवरी को ये आवाज़ सदा सदा के लिए खामोश हो गई। माँ सरस्वती की जीती जागती मूर्त लता मंगेशकर बसंत पंचमी के अगले ही दिन हम सबको अलविदा कह के पंच तत्व में विलीन हो गई। लता मंगेशकर का गाया हुआ मेरे सबसे फेवरेट गानों में से एक पंख होती तो उड़ाती रहे है। लता दीदी, मैंने सुना है कि सभी फरिश्तों के पंख होते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा आपका उड़ के फिर से वापस हमारे बीच आने का, क्योंकि आपने अपने जीवन में अथाह मुश्किलें झेलने के बावजूद हमें खुशी के इतने सारे पल और यादें दी हैं। आज मैं आपके जीवन के कुछ दिलचस्प पहलुओं को आपके चाहने वालों से साझा करना चाहता हूं, जो शायद बहुतों को पता ना हो। सबसे पहले बात करता हूं आपके देश के प्रति प्रेम की। सब जानते हैं कि लता मंगेशकर ने गीतकार रवि द्वारा रचित ऐ मेरे वतन के लोगों गीत 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के तौर पे गाया था, जिसे सुनकर आज भी सभी भारतवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों को यह नहीं पता होगा कि उनका अंतिम गीत मयूरेश पाई द्वारा रचित सौगंध मुझे इस मिट्टी की था, जो भारतीय सेना और राष्ट्र को श्रद्धांजलि के रूप में 30 मार्च 2019 को रिलीज किया गया था। ये उनका देश के लिए अथाह प्रेम और फौजियों के लिए अपार प्यार दर्शाता है। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पंडित दीननाथ मंगेशकर के घर एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा हेमा। हेमा के बाद 3 बहनें मीना, आशा और उषा, और उसके बाद एक भाई हृदयनाथ ने घर में खुशियां बिखेरी। पंडित दीननाथ मंगेशकर एक जाने माने रंगमंच कलाकार और संगीतकार थे। मराठी नाटक भवबंधन में काम करते हुए उनको एक महिला पात्र का नाम लतिका इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम हेमा से बदलकर लता रख दिया, जिन्हें हम सभी आज की तारीख में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से जानते हैं। लता दीदी ने संगीत की अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता और अपने नाना से ही प्राप्त की थी। जबकि ये सब जानते हैं कि लता मंगेशकर ने छोटी उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने अपने पिता के मराठी संगीत नाटकों में एक अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की थी जब वे सिर्फ 5 वर्ष की थी। ये हमारा सौभाग्य ही था कि उन्होंने अभिनय को नहीं, संगीत को अपने करियर के रूप में चुना। 13 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद घर में सबसे बड़ी होने के कारण सभी जिम्मेदारियां उनके छोटे कंधों पर आ गईं। इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ी। उसी वर्ष उन्होंने वसंत जोगलेकर की मराठी फिल्म किती हसाल के लिए अपने करियर का पहला गाना रिकॉर्ड किया, जिसे दुर्भाग्य से फिल्म के फाइनल कट में शामिल नहीं किया। अगले ही वर्ष 1942 में मास्टर विनायक ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक छोटी भूमिका दी, जिसमें उन्होंने एक मराठी गीत भी गाया। 1943 में उन्होंने मराठी फिल्म गजाभाऊ में अपना पहला हिंदी गीत गाया। हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में उनका पहला गीत 1946 में वसंत जोगलेकर की एक फिल्म आपकी सेवा में था। उनका पहला बड़ा ब्रेक 1948 में फिल्म मजबूर में दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा था। 1949 में फिल्म अंदाज में उठाए जा उनके सितम रिकॉर्ड करने के बाद उनकी क्षमता पर मोहर ही लग गई। इसी वर्ष महल और बरसात के हिट गाने भी आए और लता मंगेशकर का उदय हुआ। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे सभी बड़ी हीरोइन की आवाज़ बन गईं। उन्होंने साधना और तनुजा से लेकर
माधुरी दीक्षित और काजोल तक हिंदी सिनेमा की हर पीढ़ी के लिए गाने गाए। उनका आखिरी फिल्मी गाना साल 2015 में रिलीज हुई इंडो नॉर्वेजियन फिल्म डू नो वाई टू लाइफ इज़ अ मूवमेंट का गाना जीना क्या है था, जिसे उन्होंने अपने स्टूडियो में ही रिकॉर्ड किया था। परंतु उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें अपनी पतली आवाज़ की वजह से रिजेक्शन तक झेलनी पड़ी थी। लेकिन कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और त्याग के दम पर इस समस्या को भी उन्होंने पार किया। बचपन में उन्हें आइसक्रीम का बहुत शौक था, पर जब से उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और इस प्रॉब्लम के बारे में उन्हें अवगत कराया गया, उन्होंने कभी आइसक्रीम को हाथ नहीं लगाया। जब लता जी गाना रिकॉर्ड करती थीं, वे अपने जूते उतार कर गाती थीं, क्योंकि वे गाने को पूजा का दर्जा देती थीं। इन बातों से आज के नौजवानों को अपने पेशे के प्रति समर्पण की शिक्षा लेनी चाहिए। 1961 में जब वे अपने करियर के चरम पर थीं, उन्होंने अपनी आवाज़ लगभग खो दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी कई रिकॉर्डिंग्स कैंसिल तक करनी पड़ी। सुनने में ये भी आया था कि उनकी प्रसिद्धि के कारण उन्हें कोई स्लो पॉइजन दे रहा था। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने इस घटना के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया और जीवन में आगे बढ़ती रहीं। ये उनकी विनम्रता ही थी कि उन्होंने एक गंभीर साइनस इन्फेक्शन को इसके लिए दोषी ठहराया और इस बात का जिक्र जिंदगी भर भी नहीं किया। इस दौरान संगीतकार हेमंत कुमार 20 साल बाद फिल्म का गाना कहीं दीप जले कहीं दिल लेकर आए। लता जी ने उन्हें भी मना कर दिया, लेकिन हेमंत कुमार ने इंसिस्ट किया कि या तो वो ये गाना गाएंगी या ये गाना उस फिल्म से ही हटा दिया जाएगा। द रेस्ट इज हिस्ट्री एज यू नो। माथे पर बिंदी, बालों में चोटी के साथ सफ़ेद साड़ी में लिपटी सादगी की मूरत लता मंगेशकर ने लगभग 8 दशकों की अपनी यात्रा में 36 विभिन्न भाषाओं में 36,000 से अधिक गाने गाए। 2001 में उन्होंने पुणे में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसका प्रबंधन लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। उन्हें भारत के तीनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 में जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। संयोग की बात देखिए कि स्पेल्ट बैकवर्ड्स लता स्पेल्स ATAL, अटल। MS सुब्बुलक्ष्मी के बाद भारत रत्न पाने वाली वे केवल दूसरी महिला गायिका थी। इसके अलावा उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड, 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड्स और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया। यही नहीं, 2006 में उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1974 में वे लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी। जबकि उनके ऊपर नई प्रतिभा को आगे न बढ़ने देने का आरोप हमेशा लगता रहा, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि 1969 में उन्होंने नई प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड को छोड़ने का असाधारण कदम उठाया था। वे 22 नवंबर 1999 से 21 नवंबर 2005 तक राज्यसभा की नॉमिनेटेड सांसद भी रहीं। गौर करने की बात यह है कि उन्होंने अपने 6 साल के इस कार्यकाल के दौरान एक भी पैसा नहीं लिया। जबकि ये बात सर्वविदित है कि 1963 में जब लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गाया था, तो स्टेडियम में मौजूद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की आंखों में पानी भर आया था। पर एक बात जो हैरान कर सकती है वो ये कि शो के पहले इस गाने की रिहर्सल उन्होंने केवल एक ही बार की थी। जाते जाते एक पर्सनल प्रसंग आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा।
1971 के युद्ध में शानदार जीत के बाद जब कलकत्ता में उन्होंने फौजियों के लिए एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था, तब अपने पिताजी के साथ मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे पिताजी आज भी वो दिन याद करते हैं जब लता दीदी मेरे पिताजी के यूनिट में अपने टीम के 3-4 मेंबर्स के साथ आई थीं। कमांडेंट की ऑफिस में बैठे बैठे उन्होंने आज्ञा लेने के बाद कमांडेंट की कैप अपने सिर पे रख ली और बड़ी मासूमियत से सबसे पूछा, मैं कैसे लग रही हूँ? जब मेरे पिताजी और अन्य सब ने उन्हें सराहा तो वे बहुत खुश हुई। काश उन दिनों सेल्फी का ज़माना होता। फिल्म मेरा साया के लिए उनके द्वारा गाए हुए एक खूबसूरत गीत के साथ आज समाप्त करना चाहता हूँ, परंतु मैं गा नहीं सकता, तो आज इसके लिए स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी वाइफ गीता जी से कि वो ये इस गाने के 4 लाइनें गा के सुनाएं। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना, तू जो मुड़ के देख लेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। थैंक यू वेरी मच लता दीदी। बेशक आप हम सब से बिछड़ गई हों, पर आपके गीत और आपकी यादें साए के जैसे हमेशा हमेशा के लिए हर हिंदुस्तानी ही नहीं, हर संगीत प्रेमी के दिलों में भी हमेशा के लिए राज करेंगी। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।